हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से पॉसिबली 2 या 3 क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्जाम उठा के देख लीजिए, वहां पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, आई विल से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पॉलिटी का। तो ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसे समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट एज एन एस्पिरेंट कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को जानेंगे तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी और आप अपने साथ के लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी बात की है कि बहुत ज्यादा लोग अपने राइट्स के लिए अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अगर उन्हें ये बात पता हो तो जो एक्सप्लॉयटेशन उनकी होती है, कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है कि पुलिस स्टेशन गए, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी हैं जहां पे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि आप ये चीज नहीं कर सकते, या कोई कभी आपको जबरदस्ती किसी को पुलिस स्टेशन में उठा के लेके जाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है, आपको इन सब चीजों के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा कि आपको कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कोई भी इंसान, कोई भी दूसरा इंसान किसी को भी किसी की बेसिस पे भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फेयर दिखने वाला, कोई एक गोरा दिखने वाला इंसान अगर एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले इंसान को एक्सप्लॉइट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो, उसका कॉम्प्लेक्शन जो है डार्क है, तो वो भी एक एक्सप्लॉइटेशन का जो है रीजन बनता है, कारण बनता है, और आप उसके अगेंस्ट भी स्टेट से एक्शन की उम्मीद रख सकते हो। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबको इक्वल मानते हैं। वो बोलते हैं कि सारे के सारे जो लोग जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं और नहीं भी रह रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं इक्वल हैं, सबको समानांतर जो है एक लेवल दिया गया है, एक स्टेटस दिया गया है। किसी भी बेसिस पे ऊंचा नीचा नहीं बोला गया है। कोई अमीर है तो वो अपने घर पे होगा, बट बात यह है कि सारे के सारे लोग, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे एक गोरा दिखने वाला इंसान है, चाहे एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला इंसान है, चाहे किसी भी रिलीजन से कोई बिलोंग क्यों ना करता हो, सारे के सारे लोग जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आंखों में इक्वल है। और ये सब अधिकारों की बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि किस के लिए है। ये हमारे एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करते हैं, दे स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर है? इससे एक्सप्लॉयटेशन दूर होती है। एक सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है, सेंस ऑफ इक्वालिटी मतलब सब के सब जो है इक्वल है, वो एक फीलिंग डेवलप होती है। भाईचारे की जो फीलिंग है वो डेवलप होती है। बहुत बार जो है न्यूज़पेपर्स में ये आता है, आई डोंट नो अबाउट द एरिया, मैं स्टेट के बारे में मेंशन नहीं करूंगी, बट बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी दलित समाज के इंसान को किसी भी उच्च कास्ट वाले इंसान ने बोला कि आप हमारे पैर साफ करिए, पैर साफ करके उसका पानी पिए। तो ये सारा का सारा जो है एक्सप्लॉयटेशन के डिफरेंट डिफरेंट जो है एरियाज हैं। और आप चाहें, अगर आप ये चीजें देख रहे हैं, जिस इंसान के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, वो स्टेट की मदद से इन सब एक्सप्लॉयटेशंस का जो है वो अकाउंटेबिलिटी ले सकता है। अगर आपको स्टेट इसमें हेल्प नहीं करती है तो आप जो है हाईएस्ट जो कोर्ट है इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसको भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है हमारे इंडियन सिटीजन्स की, ताकि उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई भी उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट या उनका उल्लंघन ना करे। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय आप पहले अपने स्टेट के हाई कोर्ट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट की वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, ये फंडामेंटल राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। क्लियर है? अब आपको थोड़ा सा इस लेक्चर के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स हमारे होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें हिंदी में मौलिक अधिकार बोला जाता है। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब अधिकार है तो हमें किसी से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमसे ही बिलोंग करती है, हमारा इस पे पूरा पूरा हक बनता है, पूरा पूरा हक बनता है। तो वही बात बताई है, ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया के हक की बात है, ये उनके हक की बात है। इस हक को कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो स्टेट क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट क्यों ना हो, मतलब गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो भी इनको छीन नहीं सकती। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो राइट्स
सारे के सारे जो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं कि इनके अंदर स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, स्टेट इंटरफेरेंस कर सकती है, बट वो प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। मैं कुछ प्रोविजंस आपको यहीं पे बता देती हूँ, लाइक सिक्योरिटी ऑफ नेशन। अगर हमारे देश की सिक्योरिटी की बात है तब स्टेट जो है उसमें इंटरवीन कर सकती है। अगर मोरालिटी की बात है तब भी स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। अगर पब्लिक ऑर्डर की बात है तब भी स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। अगर हेल्थ की बात है तब भी स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ये कुछ जो है एक्सेप्शंस हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोवाइड किए हैं, लॉ इस पे कोई नहीं बना है। उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए हैं जिसके बेसिस पे स्टेट जो है बोल सकती है या इंटरफेयर कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में। अदरवाइज जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं और वो जो है स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट ही लिए जाते हैं। क्लियर है? अब आपको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स की इंट्रोडक्शन यहाँ से मिल गई होगी। अब चलिए इस लेक्चर में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, वो थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा और हम आगे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। देन हम देखेंगे कि इन फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला जाता है। देन वी विल देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट क्या है। हम इतनी बार बोला स्टेट स्टेट स्टेट, बट ये स्टेट है क्या। देन हम देखेंगे कि लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से तो उसका क्या फर्क पड़ता है, उस पर क्या असर पड़ता है। देन हम जो है एक मिस्ट्री स्लाइड यहाँ देखेंगे जिसका आंसर आपको पता ही है कि आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, और इस मिस्ट्री स्लाइड को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ इसकी मिस्ट्री सॉल्व करके कि इससे रिलेटेड क्या मिस्ट्री है। देन हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और आपको पता ही है मैं हर लेक्चर के आगे बोलती आती हूँ कि इस लेक्चर के जो नोट्स है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आपने वहां से जाके उस लेक्चर्स को डाउनलोड कर लीजिए, उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, अपने फोन में सेव कर लीजिए, अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए, कहीं पे भी सेव कर लीजिए, और उन पे आप एडिटिंग करके कुछ भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, या अगर आप अपनी कॉपी में भी रखना चाहते हो तो कॉपी में भी रख सकते हो। प्रोवाइडेड मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि अगर इस लेक्चर को आप सुन रहे हैं तो आप इसको रिवीजन के लिए भी दोबारा से सुन सकते हैं। अभी आप नॉर्मल स्पीड पे सुन रहे होंगे, दोबारा आप 1.5x की स्पीड पे या 2x की स्पीड पे भी इस लेक्चर को सुन सकते हैं, और अगर इन केस में ज्यादा तेज बोल रही हूँ तो आप इस वीडियो को स्लो डाउन करके भी सुन सकते हैं। क्लियर है? आप जितनी बार वीडियो को सुनेंगे उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होगी, बट आई विल से कि आप इसके साथ जो है अपने नोट्स को भी साथ में पढ़िएगा, उसके साथ ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो आइए इस लेक्चर को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे क्या है, पहले तो देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते कहाँ हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, और ये आर्टिकल 12 to 35 जो है कवर करते हैं। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट्स आपने याद रखने हैं। पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और पार्ट 3 जो है हमारा वो फंडामेंटल राइट से लिंक्ड है। और आपको पता है जो हमारा पार्ट 1 है वहां पे आर्टिकल 1 to 4 जो है वो कवर किए जाते हैं, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 वो कवर किए जाते हैं, और पार्ट 3 जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट से डील करता है वो आर्टिकल 12 to 35 जो है डील करते हैं। क्लियर है? ये हमने अभी यहाँ देख लिया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता देती हूँ, जब भी आपने अगला पार्ट पढ़ते जाना है ना तो पिछले पार्ट में देखते जाना है, और आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल्स में वहां से लाई करता है। ये आपसे इनडायरेक्ट या डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बट आपका जो है एलिमिनेशन का पर्पस सॉल्व हो जाता है। आपने ये याद नहीं रखना है कि आर्टिकल 1 में क्या आता है, आर्टिकल 2 में क्या आता है। अगर आप याद रख सकते हैं तो दैट इज चेरी ऑन द केक, बट दैट इज नॉट इतना इंपॉर्टेंट कि आप उसको इतना ज्यादा याद रखो। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है, पहले तो देख लेते हैं इंस्पायर्ड कहाँ से है। हमने देखा था प्रियम्बल कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। प्रियम्बल जो है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। क्लियर है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, जो भी इसका आंसर देगा आई विल गिव देम अ थम्स अप। देन हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे इंस्पायर है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को जो लिखा गया है वो बिल ऑफ राइट्स की फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है इंडिया में, और
जो यूएसए है वहां पे बिल ऑफ राइट्स लिखा गया है। क्लियर है? थोड़ा सा और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स है, ये तो हमने देख लिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्लियर है? इस चीज को आपने याद रखना है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये बहुत ही ज्यादा, इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लिखे गए हैं, बहुत डिटेल में लिखे गए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आर्टिकल्स कवर किए गए हैं वो इंडिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किए गए हैं। किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इतने कॉम्प्रिहेंसिवली, इतने डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है मैंने आपको पहले भी बताया, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर किसी को दिए गए हैं, हर किसी को प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया में जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि आपको पता है इंडिया के केस में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के और कास्ट के लोग इंडिया में रहते हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए, उस चीज की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो है इक्वालिटी का जो पर्पस है और डिस्क्रिमिनेशन का जो चीज है उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। क्लियर है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडिया ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अब आप पॉलिटिक्स से तो समझते हैं राजनेता और ये वो, और डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे लोगों का शासन हो, मतलब लोग जहां पे अपने जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी अथॉरिटेरियन रिजीम होगी, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो अपना रूल नहीं चला सकती। यहाँ पे जो भी चलेगा वो लोगों की मर्जी से चलेगा, और जो है जो स्टेट है उसकी जो मनमर्जी है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। इन शॉर्ट आपने यही समझना है, जो स्टेट की मनमर्जी है, मतलब गवर्नमेंट की जो मनमर्जियां हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। इसलिए इसको बोला गया है, ये आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो लाइन है दैट इज लिमिटेशन ऑफ टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर। ये वही है कि आप कोई भी जो पार्लियामेंट है, मतलब इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो आर्बिट्ररी ऐसा नहीं है कोई भी लॉ पास कर दिया। वो जो लॉ होना चाहिए वो फंडामेंटल राइट्स को, लोगों के मौलिक अधिकारों को अपनी नजर में रख के बनाए गए होने चाहिए। वो कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बना रही है वो किसी भी भारत के नागरिक के जो राइट्स हैं उनको, उनका उल्लंघन ना करे, ये सोच को दिमाग में रख के ही कोई भी लॉ इंडिया में बनाया जाएगा। क्लियर है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या मोटिव है? उनका मोटिव ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लॉज से बनाई जाए, ना कि लोगों से। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लॉ जो बनाया जा रहा है, लॉ इज सुप्रीम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। मतलब ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम नहीं है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है और जो लॉ है, और ये लॉ जो बन रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को नजर में रख के बन रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उनके नजर में रख के बन रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैम लॉ तो हमारी पार्लियामेंट बना रही है तो वो तो कैसे भी बना सकती है। तो बेटा ऐसा नहीं होता, जो भी लॉ हमारे पार्लियामेंट में बन रहे हैं इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट में बनता है, अगर इनकेस वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को का उल्लंघन कर रहा है, या किसी को ऐसा लग रहा है कि ये लॉज जो है हमारे अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं और स्टेट अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस चीज को, उस लॉ को लेके जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि आप इस लॉ को रिवाइज करिए, आप देखिए कि कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट का काम है गार्जियन का, ये आपके गार्जियन की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ पे किसी भी स्टेट की मनमर्जी नहीं चलती है, तभी यहाँ पे बोला गया है लॉ इज सुप्रीम, लॉ जो है वो सुप्रीम होगा। और ये जो लॉ बनता है ये चेक्स एंड बैलेंसेस से बनता है, ताकि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट देखेंगे व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है, वो मिली है हमारे भारत के संविधान से। क्लियर है? और भारत के संविधान को लॉ ऑफ द लैंड भी बोला जाता है, मतलब ये जो हमारे कानून है उनकी जननी है, उनकी माता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, ये हमारे कानूनों की मदर है, मदर ऑफ आवर लॉज। क्लियर है? और नेक्स्ट चीज क्या है, दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एक अकेले इंडिविजुअल के लिए
या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उनकी ऑलराउंड ग्रोथ करती है। कैसे ग्रोथ करती है? क्योंकि ये बहुत सारे जो बैरियर्स हैं इनइक्वालिटी के, मतलब ये बहुत सारे जो बैरियर्स हैं इनइक्वालिटी के, एक्सप्लॉयटेशन के, उनको जो है रिमूव करती है, उनको जो रिमूव करती है। और स्टेटस का, मतलब कोई बोले मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं, तो वो अमीर होगा तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको इक्वल ही फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, सबको जो है एक इक्वालिटी का दर्जा दिया गया है, सबसे यूनिटी की बात की गई है। तो वो जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या है, कोई भी इंसान अपनी ऑलराउंड ग्रोथ कर सकता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हम आगे देखेंगे व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल राइट्स जो थे वो प्रोवाइड किए गए थे। ये कौन से 7 है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें, तो जब 26 जनवरी 1950 थी, तो हमारे भारत में जो थे, हमें 7 मौलिक अधिकार जो थे वो मिले थे। क्लियर है? अब वो 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे? तो फर्स्ट था राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी बना था हमारे लिए, उसमें आर्टिकल 14 टू 18 कवर किए गए थे। 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल्स है वो राइट टू इक्वेलिटी के अंदर आते हैं। देन आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है, उसमें आर्टिकल कवर किए जाते हैं 19 टू 22। देन आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट हमें प्रोवाइड किया गया, वो आते थे 23 और 24 के अंदर। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो आता था आर्टिकल 25 टू 28। देन आता था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो आते थे आर्टिकल 29 टू 30। राइट टू प्रॉपर्टी आता था आर्टिकल 31। देन आता था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। ये तब की बात है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया था, दैट इज 26 जनवरी 1950 की बात है ये। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है, इनको आपने इस तरह से एज इट इज याद कर लेना है। तो क्योंकि आपको अगर ये चीज पता है ना कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में कवर किए जाते हैं, फ्रीडम 19 टू 22 के बीच में कवर किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन इतने से, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके उनके राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। बट इन सबको मैं थोड़ा डिटेल में भी आगे जाके कवर करूंगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा हमारा। थोड़ा डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मैम हमें डिटेल में इन सब राइट्स को समझना है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम से रेलिवेंट जो भी चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे ही बता दूंगी। बट अगर आपको डिटेल में अपने राइट्स को जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें डिटेल में जो है हर एक राइट के बारे में पढ़ाया जाए, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियोस जो है टेलीकास्ट कर दूंगी। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम पॉइंटर मैं आपको देना चाहती हूँ। जो ये 26 जनवरी 1950 को जितने भी राइट्स मिले थे, वही 7 राइट्स थे। क्लियर है? बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के पर। 1978 पे हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी यार, गलती हो रही है यहाँ पे बार बार। 44 42 इसलिए दिमाग में रहता है क्योंकि 42 मैंने आपको बताया था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किए गए थे। तो बार बार दिमाग में ना 42 आता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं बात करी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो थी 1978 में, वहां से जो है आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको यहाँ से हटा दिया गया, उसको यहाँ से हटा दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। 1978 में जो है आर्टिकल 31 को एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल उसको दे दिया था, आर्टिकल उसका हो गया था 300A। क्लियर है? ये आपने ये चीज याद रखनी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है क्या राइट टू प्रॉपर्टी हमेशा से एक लीगल राइट था? तो इसका आंसर है नो, पहले वो एक फंडामेंटल राइट था। तो बाद में क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद जो है इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया, इसे रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, और इसको पार्ट 12 में जो है ऐड कर दिया गया, और आर्टिकल 300A के अंदर जो है अब ये आता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एट प्रेजेंटली इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो इसका आंसर है 6 फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब हम हर राइट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे राइट टू इक्वेलिटी, जहां पे मैंने बताया कि 14 से 18 के अंदर जो आर्टिकल्स है वो इसी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो पहले हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। तो इक्वेलिटी, ये आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज।
क्लियर है? तो यहाँ पे बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आपने जिन्होंने नोट करना है नोट कर लीजिए, पर नोट करने की इसको जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मैंने आपको पहले बोल दिया, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए कि आपको डिटेल्ड जो है इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, नहीं तो मैं आपको एग्जाम रेलिवेंट ही चीजें यहाँ पे बताऊंगी। देन आर्टिकल 15 है, वो बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन को जो है प्रोहिबिट करता है, रोकता है। तो इन शॉर्ट जो आर्टिकल 15 भी है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, वो भी इक्वालिटी की बात कर रहा है, इसलिए राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ रहा है। देन आर्टिकल 16 अगर हम देखें तो वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? इस आर्टिकल को, जो 16th आर्टिकल और 15th आर्टिकल है, इसे हमने कल भी देखा था, ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ हमें हमारे इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये राइट टू इक्वालिटी के 15 और 16 आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। तो 16 हमें क्या बोलता था? वो बोलता था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिशन करता है, अबॉलिशन करता है अनटचेबिलिटी का, मतलब अनटचेबिलिटी को रोकता है। क्लियर है? देन 18th देख लेते हैं। 18th हमें बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। मतलब अगर आपको मिलिट्री या एकेडमिक कोई टाइटल मिला है, उसके अलावा अगर कोई और टाइटल आपके पास है तो उसको आप अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम, जहां पे आर्टिकल 19 से 22 के बीच में कवर किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 19 जो है इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज आर्टिकल 19। इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आर्टिकल 21 जो है दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं जितनी बार इनको मेंशन कर दूं उतनी बार कम है। आर्टिकल 19 और 21 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आर्टिकल 19 देख लेते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ। मतलब ये 6 राइट्स का जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो कौन से 6 राइट्स हैं? वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, असेंबली का, एसोसिएशन का, मूवमेंट का, रेजिडेंस का, प्रोफेशन का। ये भी हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। हमने कल किन किन राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और उसका आंसर जब आप मुझे देंगे तो आई विल गिव देम अ थम्स अप अगर उनका आंसर करेक्ट हुआ। अगर इनकरेक्ट हुआ तो मैं आपको बता दूंगी कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपकी इंप्रूवमेंट में ही हेल्प करेगा। देन हम 20th आर्टिकल को देखेंगे। तो आर्टिकल जो 20th है वो हमें किसी भी अरेस्ट के, कोई भी ऑफेंस में अगर हमारी कन्विक्शन हुई है तो उसके रिस्पेक्ट में भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। देन आर्टिकल 21 जो है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आपने देखा होगा प्रीवियसली न्यूज में बहुत ज्यादा आया था राइट टू प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी को इन्वेड करे, प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। तो प्राइवेसी का इन्वेजन जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर ही कवर किया जाता है। आर्टिकल 21 जो है लाइफ और लिबर्टी की जहां पे बात करता है, ये आपका राइट टू प्राइवेसी भी अपने अंदर इंक्लूड करता है। देन आर्टिकल 21A आता है इसके अंदर। आर्टिकल 21A जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है और इसको ऐड किया गया था। मैंने आपको बोला था जब भी कोई कैपिटल लेटर लगे तो इसका मतलब है कि वो अमेंडमेंट से एक्ट जो है ऐड किया गया है। तो इस 21A से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है दैट इज हमारी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? देन हम आर्टिकल 22 देख लें। तो आर्टिकल 22 जो है बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब ये अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन हम आर्टिकल 23 और 24 के देखें तो 23 हमारा बात करता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो है ट्रैफिक नहीं किया जा सकता या फोर्स्ड लेबर जो है नहीं ली जा सकती उससे। क्लियर है? देन जो आर्टिकल 24 है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट, किसी भी जो चिल्ड्रन है, कोई भी बच्चा है 14 साल से कम का, उसका किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्रोहिबिट करता है। देन आर्टिकल जो है नेक्स्ट राइट देखेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। तो यहाँ हमारे डिफरेंट तरह के रिलीजन की मतलब बात करता है कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, किसी भी रिलीजन को नहीं मानना है तो नहीं मान सकते हो। अगर आप नास्तिक बन के रहना चाहते हो दैट इज ऑल्सो अप टू यू। कोई आप हिंदू में मानते हो, मुसलमानों में मानते हो, क्रिश्चियनिटी में मानते हो, सिखों में मानते हो, जैनिज्म में मानते हो, एनी रिलीजन इफ यू वांट टू ऑप्ट टू और प्रोपोगेशन करना चाहते हो तो आपको उस चीज का फ्रीडम है। क्लियर है? देन नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। ये जो बेसिकली है ये माइनॉरिटीज की बात करते हैं। ये बात करते हैं कौन कौन सी माइनॉरिटीज की? ये बात करते हैं हमारी एथनिक माइनॉरिटीज की, एथनिक माइनॉरिटीज की और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। क्लियर है? ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अगर ज्यादा डिटेल में आपको जानना होगा तो मैं इस पे आपको बना के दूंगी वीडियो। ये हमने देख लिया, ये अब हम पार्ट 12 में इसको कवर करेंगे आर्टिकल 31 को। इसके बारे में हमने एग्जाम प्रोस्पेक्टस से देख लिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इससे जुड़ी हुई है, कौन से ईयर में पास की गई थी,
कौन से ईयर में पास की गई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर जो है बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है दैट इज हमारी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि आपने देखा अगर आत्मा मर जाए तो इंसान खत्म। क्लियर है? तो अगर ये आर्टिकल गया ना भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से तो भारत की जो नींव है डेमोक्रेसी की वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो अब देखते हैं ये राइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप बोल सकते हो कि भाई हमारे राइट्स का, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जी प्लीज हमारे अधिकारों की जो है प्रोटेक्शन करिए, उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करिए। तो सुप्रीम कोर्ट का यही काम है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, स्टेट जो है अपनी मनमर्जी ना कर सके, और हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को भारत में उसके जो है अधिकारों का पूर्ण जो स्वाद है वो ले सके। क्लियर है? इसलिए जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसे बी आर अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है हमने बार बार देखा कि स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। क्लियर है? तो हमने स्टेट की इतनी बात कर ली, पर ये स्टेट है क्या? ये स्टेट है गवर्नमेंट। क्लियर है? तो क्या ये स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करती है? आइए हम देखते हैं कि स्टेट एक्चुअली है क्या। व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट अगर देख लें तो टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो स्टेट को बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में यूज किया गया है, और आर्टिकल 12 जो है वो हमारा जो है स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 जो है हमारा स्टेट को डिफाइन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्टेट जो है कहाँ पे डिफाइन की गई है, तो वो आर्टिकल 12 में जो है डिफाइन की गई है। तो स्टेट क्या क्या इंक्लूड करती है? स्टेट इंक्लूड करती है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सेम एट द स्टेट लेवल। मतलब जैसे गवर्नमेंट है और स्टेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट लेजिस्लेचर होगा, वो भी हमारी स्टेट में आते हैं, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, लाइक म्युनिसिपैलिटी होगी, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गया, या ट्रस्ट हो गए, जिनको गवर्नमेंट की फंडिंग है, गवर्नमेंट के वहां पे स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं, तो वो भी स्टेट के अंदर आते हैं। कुछ स्टैट्यूटरी, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जो लॉज के माध्यम से बनती हैं। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसके अंदर किसी बॉडी का निर्माण हुआ तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो लॉ के अंदर नहीं बनी है, लाइक LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा, वो भी जो है स्टेट के अंदर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया था जहां पे उन्होंने बोला कि एक प्राइवेट बॉडी जो है वो भी स्टेट जो है बन सकती है अगर गवर्नमेंट के उसमें स्ट्रेटेजिक जो है स्टेक्स है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया स्टेट क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से, अगर कोई भी लॉ हमारा फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 13 इस चीज को डिक्लेयर करता है दैट ऑल द लॉज, यहाँ पे लॉज को मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। इन्होंने बोला, आर्टिकल 13 ने बोला कि कोई भी लॉ, जो भी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो रिस्पेक्ट है या उससे इनकंसिस्टेंट है, उसकी वैल्यूज के साथ नहीं चल रहे हैं, तो उस लॉ को हम वॉइड बोल सकते हैं, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है? इन शॉर्ट इसका ये बनता है। और जो हमारे आर्टिकल 13 है ये हमें जुडिशियल रिव्यू की भी पावर देती है। क्लियर है? जुडिशियल रिव्यू की भी पावर देती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी आर्टिकल जो है हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोलता है, तो आर्टिकल 13 जो है हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोलता है। ऑल्दो ऐसी कोई टर्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कोई टर्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इंट्रिंसिकली आंतरिक तौर पे आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टस है अपने अंदर कंटेन करके रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स, जो टर्म है आर्टिकल 13 में लॉ, जो यहाँ पे लिखा गया मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, वो क्या क्या अपने अंदर लेती है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया परमानेंट लॉज, जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इनैक्ट करते हैं, बनाते हैं। देन टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस, वो भी हमारे लॉज के अंदर आते हैं। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑर्डर किसी गवर्नमेंट ने पास कर दिया, बाय लॉज बना दिए, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो वो भी। या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गए हमारे या जुडिशरी होगी, उन्होंने कुछ बनाया तो वो हमारे नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज में आते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर लॉ का पैटर्न फॉलो करके नहीं आए हैं। क्लियर है? तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको
फर्स्ट जो प्रियम्बल वाला लेक्चर पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ाया था, और यही हमारी मिस्ट्री है कि केशवानंद भारती केस और फंडामेंटल राइट्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्लियर है, तो मैं देखूंगी कि कौन कौन जो है इस चीज को सीरियसली ले रहा है, कौन कौन रिलीजियसली इन चीजों को फॉलो कर रहा है। मैं आपको ये चीजें इसलिए देती हूँ ताकि आप थोड़ा और अपने आप से भी प्रैक्टिस करें, थोड़ा अपने आप से भी हाथ पैर मारेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेंगी। देन हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, which among the following articles of the constitution abolishes अनटचेबिलिटी, इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी दे रखा है आर्टिकल 16, ऑप्शन सी दे रखा है 17, ऑप्शन डी दे रखा है 18। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको फंडामेंटल राइट्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। मैं यही बोलूंगी कि नॉट एज एन एस्पिरेंट और कैंडिडेट जो किसी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहा है, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो आपके अंदर एटलीस्ट जो है अवेयरनेस होनी चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके। और इनफैक्ट अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हैं तो आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में या लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एट द लास्ट किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को क्यों ज्वाइन करते हैं, लोगों की सर्विस के लिए, लोगों की सेवा के लिए, और आप लोगों की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप उनके जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा करेंगे, क्लियर है। नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जो आर्टिकल 17 है हमारा, ये हमें अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लियर है। देन नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर ऑफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफर किए गए हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि 26 जनवरी अगर 1950 की बात करें, अगर 1950 की बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, बट अगर आज हम प्रेजेंट की बात करें तो वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू, मतलब अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कौन से राइट के बारे में, अधिकार के बारे में जो है गारंटी देता है। तो फर्स्ट है इक्वालिटी, ऑप्शन बी है ट्रेवल, ऑप्शन सी है डाइवोर्स, ऑप्शन डी है मैरिज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करोगे, क्लियर है। तो उसका आंसर जो वहां पे करेक्ट देगा मैं उनको थम्स अप जो है मेंशन कर दूंगी। देन जो है क्वेश्चन नंबर 4, जो द फॉलोइंग of the constitution provides right to education, which of the following article आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगी, which of the following article of the Indian constitution provide the right to education, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24A। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 21A जो है वो हमें राइट टू एजुकेशन की बात करता है, और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, क्लियर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द राइट टू प्राइवेसी, कौन सा फंडामेंटल राइट है इनमें से जो राइट टू प्राइवेसी का जो राइट है हमें प्रोवाइड करता है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ए है आर्टिकल 21, ऑप्शन बी है आर्टिकल 23, ऑप्शन सी है आर्टिकल 25, ऑप्शन डी है आर्टिकल 26। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, जो हमारा आर्टिकल 21 है, तो वो हमें राइट टू प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, और एक्चुअली उस राइट का नाम क्या है, इसका नाम है हमारा राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्लियर है। ये हमारा जो है एक्चुअल में 21 आर्टिकल का ये नाम है, और राइट टू प्राइवेसी जो है इसी के अधीन आता है। बहुत अच्छी जजमेंट जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी पे जो है दी थी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पिछले साल जो है सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक वो वर्डिक्ट दी थी, तो राइट टू प्राइवेसी बहुत ज्यादा न्यूज था, और बहुत ज्यादा बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, रिपीटेडली पूछे गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए। इस लेक्चर के नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेने हैं,